हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक ना, हिस्ट्री का ये है पहला लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर या 4 नंबर का, उसको सब कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें रिवीजन के लिए कुछ नोट्स हैं, जिसको देख लीजिए आप लोग। ठीक ना, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक ना, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। एक मिनट। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य के उदय का नेतृत्व किया। ठीक ना, देखिए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक ना, फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक ना, फ्रांस में एक निरंकुश राजा हुआ करता था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। ठीक ना, फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। अब देखिए, इस क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक ना, जो भी पुराने पहले के हिसाब से जो भी राजशाही थे, ठीक ना, राजा जो भी काम करता था उसको प्रजा को मानना पड़ता था, जो भी राजा करता था वो प्रजा उसको मानती थी। ठीक ना, बट राष्ट्रवाद में क्या हुआ, राष्ट्रवाद ने इस पे सवाल उठाया। ठीक ना, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया तथा लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज चुना गया, जिसने पहले राष्ट्र ध्वज का स्थान ले लिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। ठीक ना, राष्ट्रवाद ने क्या किया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, ठीक ना, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, ठीक ना, के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली का शुरुआत किया। ठीक ना, राष्ट्रवाद ने, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है, नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता। ठीक ना, नागरिक संहिता। नागरिक संहिता, अब देखिए इसमें नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू की। ठीक ना, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। कब चालू की, तो देखिए ये 1804 ईस्वी में। ठीक ना, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक ना, नेपोलियन ने इसमें क्या किया, जन्म पे आधारित जो भी विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया। ठीक ना, जन्म पे आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। ठीक ना, और देखिए, नागरिक संहिता ने कानून के समक्ष समानता की स्थापना की तथा संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभागों के आविष्कार को सुरक्षित कर दिया। अगला देखिए, नागरिक संहिता ने सामंती प्रणाली, भू दासत्व एवं जमींदारी शुल्क को समाप्त कर दिया। नागरिक संहिता द्वारा यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी व्यापक सुधार लाए गए। ये हो गया नेपोलियन का संहिता। ठीक है, यानी कि नागरिक के लिए जो बनाए थे, इसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अठारह सौ पंद्रह के बाद एक नया रूढ़िवाद। ठीक ना, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से ग्रसित थीं। यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने एक समझौता के लिए वियना नामक स्थान पर मुलाकात की। कहाँ पे मुलाकात की,
तो इन्होंने मुलाकात की वियना नामक स्थान पे, ठीक ना। वियना नामक स्थान पे इन्होंने मुलाकात की। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर और ड्यूक मैटरनिक ने की, जिसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में वियना की संधि तैयार की। तो देखिए इसे दो टॉपिक है। 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। मेजबान मतलब कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में, ठीक ना। कहाँ पे हुआ था ये? ऑस्ट्रिया में। कौन किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी, ठीक ना। अब देखिए वियना संधि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। वियना संधि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए वियना संधि के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। अगला भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए इसकी सीमाओं पर अनेक राज्य स्थापित कर दिए गए। प्रसा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए तथा ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। अगला देखिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पीडमांट में जेनेवा जोड़ दिया गया। अगला नेपोलियन द्वारा संगठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया था जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक भाग दिया गया था। तो ये तो हो गया आपका वियना संधि, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है। हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। चलिए देखिए कौन कौन से कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में, कौन कौन से कारण है। सबसे पहले देखिए नए मध्यम वर्ग का उदय, ठीक ना। दूसरा उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, ठीक ना। तो ये सब कारण है, ठीक ना। ये सब कारण यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का, ठीक ना। तो इसको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार से इसको पूछा गया है। देखिए कुलीन तथा मध्यम वर्ग क्या होता है? कुलीन तथा मध्यम वर्ग क्या होता है? सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप के समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग था, ठीक ना। कुलीन वर्ग जो था क्या था? यूरोपीय महाद्वीप का, एक मिनट, कुलीन वर्ग जो था यूरोपीय महाद्वीप का समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग था, ठीक ना। ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक, ठीक ना, कुलीन वर्ग। और देखिए इसमें औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में आए तथा कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये देखिए किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसको पूछा है, ठीक ना, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक ना। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई जो आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन से कारण हैं। पहला आ जाएगा राजनीतिक कारण, ठीक ना। इसमें देखिए निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, ठीक ना। निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस में राजा की शक्ति निरंकुश थी।
वो अपनी इच्छानुसार काम करता था। राजा के अन्यायों से आम जनता परेशान हो चुकी थी। ठीक ना? इसको आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना? निरंकुश राजतंत्र, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला है विलासी जीवन, ठीक ना? इसमें देखिए, राज्य की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार होता था। राजा और रानी भोग विलास में लिप्त रहते थे। इससे आम जनता के लिए भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। यानी जो भी वहाँ का संपत्ति था, सब पे राजा का ही अधिकार था। राजा अपने हिसाब से कुछ भी उस संपत्ति का उपयोग करके अपने जीवन यापन को और अच्छे से करता था उस समय। अगला देखिए, तीसरा, प्रशासनिक अव्यवस्था, ठीक ना? प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था अव्यवस्थित थी, ठीक ना? सरकारी पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता न होकर निजी संबंध होते थे। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस टाइम भी ऐसा होता था, ठीक ना? अब दूसरा देखिए, सामाजिक कारण। इसमें अगला हो जाएगा सामाजिक कारण। अब देखिए सामाजिक कारण में क्या है। 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियां शोषणकारी हो गई थी, ठीक ना? शोषणकारी हो गई थी और कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था। अगला देखिए, आर्थिक कारण। एक मिनट, अगला हो जाएगा आर्थिक कारण, ठीक ना? आर्थिक परिस्थितियों ने भी इस क्रांति को बढ़ावा दिया। एक तरफ फ्रांस ब्रिटेन के साथ लगातार युद्धों में लिप्त था, तो वहीं फ्रांस के राजा विलासीपूर्ण जीवन ने भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा पूछता है, देखिए, नेपोलियन कौन था, ठीक है ना? अथवा ये पूछता है नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए ना। नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये भी कई बार पूछा है, ठीक ना? चलिए अब देखिए नेपोलियन, रीडिंग है नेपोलियन। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सैन्य प्रमुख और सम्राट था, ठीक ना? यह विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था जिसने 19वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। अब देखिए नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, देखिए कौन कौन से सुधार किए। पहला देखिए प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, नेपोलियन की शासन व्यवस्था कुशव्यता और कार्यक्षमता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया, ठीक ना? अगला देखिए आर्थिक सुधार, उसके बाद है धार्मिक सुधार, ठीक ना? तो देखिए आर्थिक सुधार और धार्मिक सुधार क्या है। नेपोल एक मिनट, कलर चेंज निकल रहे हैं। नेपोलियन ने मुद्रा के संचालन हेतु बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। कर प्रणाली को मजबूत किया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया तथा अन्य कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि को समाप्त किया। धार्मिक सुधार में देखिए नेपोलियन ने क्या किया। नेपोलियन ने राज्य के सभी नागरिकों को धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की, ठीक ना? अब देखिए ये हेडिंग है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव, तो क्या प्रभाव पड़ा देखिए। यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता को बढ़ावा मिला। मानवीय अधिकारों की मांग उठने लगी। सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, ठीक ना? तो ये तो हो गया नेपोलियन से जो क्वेश्चन बना था कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधारों का वर्णन कीजिए। चलिए
इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, याद भी करिए रखिएगा इसको, ठीक है। पेपर में आ सकता है ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, ठीक ना। ये देखिए, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई थी, ठीक ना। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक ना। उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चलिए देखिए, राष्ट्रवाद से तात्पर्य, देखिए, राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों के एक समूह का इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने से है। राष्ट्रवाद के आधार पर लोग स्वयं निर्णयों के आधार पर स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं, ठीक ना। चलिए, राष्ट्रवाद से तात्पर्य हो गया। अब देखिए रीडिंग क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई थी, ठीक ना। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में निम्न परिस्थितियां सिद्ध हुई थी, ठीक ना। नोटिस को कम कर ले रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने निम्न परिस्थितियां सिद्ध हुई थी, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं, नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, और क्या है, रूढ़िवाद की नई भावना, ठीक ना, 1815 ईस्वी, क्रांतिकारियों का उदय, और क्या है, भाषा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक ना। तो ये है, ठीक ना, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने की सहायक परिस्थितियां, उदय होने में सहायक परिस्थितियां। देखिए इसको डिटेल से देखते हैं। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र लोग अस्तित्व में आए। कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, है ना। चलिए अगला देखते हैं, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। अब इसमें देखिए, नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए एक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था, ठीक ना। उदारवाद में सभी को समान अधिकार मिलता था। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया जाता था। उस समय क्या था, फ्रांस में वोट देने का या निर्वाचित करने का जो अधिकार था, उसको जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो उसी को दिया गया था, ठीक ना। संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था, ठीक ना। संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था, ठीक ना। जिसके पास संपत्ति पैसा नहीं था उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आजादी के पक्ष में था। 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल वेराइन का गठन किया गया, जिसने एक शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उसने पहले 30 से भी अधिक थी, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, रूढ़िवाद की नई भावना, रूढ़िवाद की नई भावना देखिए, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य
और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच-नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक ना? अगला है देखिए क्रांतिकारियों का उदय। ठीक ना? क्रांतिकारियों का उदय देखिए यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था। जैसे इतालवी और जर्मन राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। ठीक ना? प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, इसको याद रखिएगा। ठीक ना? प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक ना? जुलाई क्रांति में ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। ठीक ना? विद्रोह के बाद क्या हुआ था? जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। देखिए भाषा भी एक कारण था। ठीक ना? भाषा देखिए भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद इनके सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा लिया तथा पोलैंड में रूसी भाषा को प्रारंभ कर दिया। है ना? अब अगला देखिए यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इस घटना ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया तथा 1832 ईस्वी में राष्ट्र के रूप में मान्यता कुस्तुनतुनिया संधि के बाद प्राप्त हुई। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना? एक मिनट, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था देखिए, ये था राष्ट्रवाद से तात्पर्य। ठीक ना? तो जरूरी नहीं इसमें से आप सब लिखिएगा, थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं। ये तो पूरा डिटेल्स में आपको आप लोगों को हम बता दिए हैं। ठीक ना? ये अगर राष्ट्रवाद से कुछ भी पूछेगा तो राष्ट्रवाद उदय में ये सब परिस्थितियां सहायक हुई थी। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, रूढ़िवाद की नई भावना, क्रांतिकारियों का उदय, भाषा, यूनान का स्वतंत्र संग्राम। चलिए अब आगे देखते हैं जो भी क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक ना? और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक मिनट, हाँ चलिए देखिए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। ठीक है? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में बारे में लिखिए। या ऐसे पूछता है आटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कारण लिखिए। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। 1862 ईस्वी में आटोवन बिस्मार्क 1862 ईस्वी में आटोवन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बन गया था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्ध लड़कर 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। ठीक ना? उसने कब पूर्ण कर दी? उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़कर 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दी। ठीक ना? ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांस और प्रशा के मध्य हुए युद्ध के क्या कारण थे? फ्रांस और प्रशा के मध्य हुए युद्ध के क्या कारण थे? देखिए आंसर 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के मध्य हुए युद्ध के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। देखिए कौन कौन से कारण हैं। नेपोलियन तृतीय की गृह तथा विदेश नीति का असफल हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर फ्रांस का अलग थलग पड़ जाना, लक्जमबर्ग का मामला, समाचार पत्रों का योगदान, स्पेन का सिंहासन रिक्त हो जाना। ठीक ना? इन्हीं कारणों ने फ्रांस और प्रुसा के बीच तनाव बढ़ाकर युद्ध को जन्म दे दिया।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इटली का एकीकरण, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए एक ये, ठीक है ना, एक ये और एक ये, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? देखिए आंसर, इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मैजनी ने प्रयास करने का प्रारंभ किए, ठीक है ना। जोसेफ मैजनी ने प्रयास करने का प्रारंभ किए। इस प्रयास में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूर के साथ मिलकर गैरिबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रिया सेना को पराजित कर दिया, ठीक है ना। 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया तथा 1871 ईस्वी में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया, ठीक है ना। देखिए 1871 ईस्वी में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण क्या कर दिया गया? पूरा कर दिया गया, ठीक है ना। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली इटली का राजा घोषित किया गया था, ठीक ना। तो यह है इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे दिए, ठीक ना। तो ये है 3 उदाहरण, देखिए कौन कौन सा है। पहला देखिए, यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना को रूप प्रदान करने में यूरोप के कलाकारों और कवियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस काल में विज्ञान की आलोचना करने करके तर्क और मानववाद का शंखनाद किया गया था, ठीक है। संस्कृति के प्रारूप ने साक्षी विरासत और सामूहिक संस्कृति को ही राष्ट्रवाद का आधार माना। अगला देखिए, विद्वानों और दार्शनिकों ने राष्ट्रवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसको बार बार पूछता है, ठीक है ना, इसको बार बार पूछता है। देखिए क्या है, नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया? उसकी पराजय कब और कहाँ हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए आंसर क्या है, नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। वह 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसके 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसको ऊपर हम बताए हैं, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसके 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर आपको पता ही है, फ्रांस की क्रांति 1879 ईस्वी में हुई। इसके 4 कारण हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक ना। देखिए एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछता है, जूसेफे मैस्सिनी के विचारों का उल्लेख कीजिए। चलिए देख लेते हैं जूसेफे मैस्सिनी के क्या विचार थे। जूसेफे मैस्सिनी इटली का महान क्रांतिकारी था, ठीक ना। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था, ठीक ना। उसने कार्बोनारी गुप्त संगठन की सदस्यता लेकर 2 गुप्त संगठन बनाए। 1830 ईस्वी में उसने एकीकृत इटली गणराज्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसका लक्ष्य इटली से राजतंत्र को उखाड़कर वहां गणतंत्र की स्थापना करना था। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने मार्स मार्सेई में यंग इटली तथा यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप नाम से 2 भूमिगत संगठन की स्थापना की, ठीक ना। तो इसको ये देखिएगा, यंग इटली, ठीक ना, यंग इटली, इसकी स्थापना किसने की? तो ये है जूसेपे मैस्सिनी, ठीक ना। जूसेपे मैस्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो 6 नंबर का है, इसको भी पूछता है एग्जाम में।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन, एक मिनट। वियना संधि क्या थी, ठीक ना। वियना संधि क्या थी, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं वियना संधि क्या थी और इसके उद्देश्य एवं व्यवस्था क्या था, ठीक ना। देखिए, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय शक्तियों ने सन 1815 ईस्वी में सम्मिलित रूप से नेपोलियन को पराजित किया था। ये सब मिलकर नेपोलियन को क्या किए थे, हरा दिए थे, ठीक ना। इन विजेता देशों के प्रतिनिधि युद्धोपरांत व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक समझौता करने के उद्देश्य से वियना में मिले, ठीक ना। वियना एक जगह का नाम है, यहाँ पे ये लोग मिले थे। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की, ठीक ना। मेजबानी मतलब वहाँ सब लोगों को बुलाना, ठीक ना, जहाँ पे बुलाते हैं, ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों को 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की, ठीक ना। इसमें प्रतिनिधियों ने क्या की, 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक ना। जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, ठीक ना। जो भी नेपोलियन अपने युद्ध के दौरान जो भी बदलाव किया था उसको खत्म करना था। इस संधि की मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार थी। देखिए क्या है इस संधि का व्यवस्था। पहला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था, ठीक ना। अगला देखिए, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अगला देखिए, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसने बेल्जियम शामिल था, ठीक ना, जिसमें बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में पीडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया। अगला देखिए, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ये देखिए, नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ जाल वेराइन संघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। जाल वेराइन संघ का आशय है जर्मन सीमा शुल्क संघ, ठीक है। जाल वेराइन का आशय है जर्मन सीमा शुल्क संघ। देखिए, पूर्व में रूस पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था, ठीक ना। तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट लेसन से जो भी क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं ये सब, ठीक ना। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसी का आप लोग याद रखिएगा। जैसे वियना की संधि, इसको याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। नेपोलियन को हराने के बाद ये संधि हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया, ठीक ना। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की, कहा की वियना में, ठीक ना। यंग इटली की स्थापना किसने की, ज्यूसेफे मैक्सिनी ने की, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। नेपोलियन कौन था, उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया और उसका पराजय कहाँ हुआ था। तो नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित कर दिया था, ठीक ना, और उस पे अधिकार कर लिया। और देखें इटली के एकीकरण प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, ठीक ना। तो ये इटली का एकीकरण की प्रक्रिया है 60 में, ठीक ना। इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। इटली एकीकरण में जोसेफे मैजिनी ने प्रयास करने का प्रारंभ किए। इस प्रयास में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूर के साथ मिलकर गैरिबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रिया सेना को पराजित कर दिया, ठीक ना। 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। 1871 ईस्वी में रोम को इटली में मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया था, ठीक ना। अब देखिए, फ्रांस और प्रुसा के मध्य हुए युद्ध के कारण जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। कौन किया था, आर्टवन बिस्मार्क प्रुसा का चांसलर बना। उसने जर्मनी के एकीकरण के प्रुसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली।
ठीक ना। 1871 में जर्मनी का विकिरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने में सहायक परिस्थितियां, ठीक ना। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने में सहायक परिस्थितियां, यह राष्ट्रवाद क्या है, ठीक ना। तो ये है आंसर। और क्या था, नेपोलियन, ठीक ना। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, यह नेपोलियन कौन था। तो ये है नेपोलियन, और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव। वो देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, इसका मुख्य कारण, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इसके मुख्य कारण जो है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। इसमें से भी आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। एग्जाम में अच्छे अंक आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। वियना संधि के प्रमुख बिंदु, ये सब वियना संधि है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता, ये फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। चलिए, अगर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकता है, ठीक ना। उसका पीडीएफ हम भेज देंगे। थैंक यू।